नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी में संधि जो टॉपिक है हमारा वो आज इस वीडियो में संधि का हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। संधि आज हम इस वीडियो में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, तो चलिए बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और आज ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद आपको संधि देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपकी ये संधि है वो संपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द का अर्थ संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल करना, मेल कराना यानी। ठीक है, संधि शब्द का ही अर्थ होता है मेल, यानी दो वर्णों का मेल कराना। ठीक, अब इसका जो विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है, ये तो संधि है, संधि का अर्थ हो गया मेल, तो मेल का विलोम क्या हो गया, विग्रह या विच्छेद। क्या हो गया, विग्रह या विच्छेद। जो संधि शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, अभी संधि शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब संधि शब्द का हम विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, ये संधि शब्द है, संधि शब्द का हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो सम, यहाँ पे देखो ये आधा में आएगा प्लस में धी, तो ये इसका विच्छेद हो जाएगा और इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। कैसे पता चला, तो ये वीडियो देखोगे ना आप तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये संधि शब्द है, ऐसे ही इसका विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप बता दोगे शब्द देखते ही कि इसमें व्यंजन संधि होगी। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों के परस्पर संबंध से बना शब्द संधि कहलाता है। देख लिया हमने कि जो दो वर्ण है, जैसे मान लो कोई भी वर्ण है, दो इनका एक वर्ण बन जाएगा मिलके, तो वो क्या होगी, संधि हो जाएगी। ठीक है, यदि दो वर्ण योग करें परंतु कोई बदलाव न हो तो वह संधि नहीं होगी। अब देखिए कि यदि दो वर्ण योग करें परंतु कोई बदलाव न हो तो वह संधि नहीं होगी। कैसे संयोग होगा, अभी कैसे, ये क्या बोल रहा है, ये लाइन क्या बोल रही है। तो देखो जैसे कोई भी शब्द है, मान लीजिए आप, जैसे राकेश शब्द है, ठीक है, इसमें तो राक प्लस में इस, ये तो संधि हो जाएगी आपकी। ठीक, जैसे कोई भी राहुल शब्द है, इसमें देखिए रा प्लस में हुल, ये देखो रा और हुल, ये ऐसे का ऐसा हमने लिख दिया, तो ये संधि नहीं होगी। ये क्या है कि संयोग है वर्णों का, ये संधि नहीं होगी। ठीक है, मतलब कोई विकार उत्पन्न होना चाहिए, कोई दो शब्दों से मिलकर तीसरा अन्य शब्द मिलना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, तब संधि होगी, ऐसी संधि नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखनी है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीन प्रकार की होती है। अब देखिए इन तीनों संधियों के बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है कि स्वर के साथ स्वर का योग होने से जो बनने वाला शब्द है स्वर संधि कहलाएगा। स्वर के साथ स्वर, स्वर आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं ए, आ, ई, ऊ। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर, इनके योग से जो बनने वाला शब्द है या इनके योग से जो बनने वाले शब्द है वो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जो स्वर संधि है वो पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं भी ये, इन्हीं से एग्जाम में प्रश्न मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है भी। ठीक है, तो देखिए स्वर संधि के पांच प्रकार कौन कौन से हैं। पहले हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अभी देखिए आपको ये देखोगे ना आपको पता चल जाएगा और बहुत आसान लगने लग जाएगी। एक बार वीडियो को आप बने रहना और देखते रहना भी। ठीक, अब देखिए दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का अर्थ मान लीजिए आप क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ये आप याद रखिए, दीर्घ स्वर संधि। अभी क्या बोलती हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है, इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि यदि ए या आ, ई या ई, ऊ या ऊ के साथ समान स्वर आए तो दीर्घादेश हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा है ये कि यदि
क्या है कि यदि किसी शब्द में ए या आ जाए, ए या आ जाए और उसी के बाद जस्ट ए या आ जाए, उसी के बाद जस्ट या यानी समान स्वर का मतलब होता है ऐसा ही स्वर बाद में आ जाए इसके बाद में, तो क्या हो जाता है दीर्घादेश, मतलब बड़ा वाला आ जाता है, बड़ा वाला आ जाता है। यानी इसमें बड़ा क्या है आ है, इसमें भी बड़ा आ है, तो क्या आ जाएगा आ जाएगा। या चाहे ए आ जाए या ए आ जाए तो ये क्या आ जाएगा आ जाएगा, मतलब दीर्घादेश हो जाता है। ये बोल रहा है ये परिभाषा। ठीक, अब देखिए जैसे ये शब्द है नयना अभिराम, क्या है नयना अभिराम, ये देखिए नयन। अब देखिए इस शब्द को तोड़ेंगे हम, ये नयन प्लस में अभिराम, इसका संधि विच्छेद होगा। तो देखिए नयन, नयन को हम ऐसे लिखते हैं नयन, न के नीचे हलंत और ये ए बाहर निकाल लिया, और अभिराम को हम ए ऐसे बाहर निकाल लेंगे, अभिराम ऐसे लिख देंगे। तो ए और ए आ रहा है ना, उसका क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, आ यानी ये आ ना ये। ठीक है, तो नयना अभिराम, नयना अभिराम। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जो परमार्थ शब्द है, परमार्थ का परम प्लस में अर्थ, ठीक है परम प्लस में अर्थ, और इसका ये ए निकाल लिया और इसका ए निकाल लिया, क्या बन गया आ बन गया। ठीक है, दीर्घादेश हो जाता है फिर इसका, आप समझ रहे हो। इसी प्रकार छात्रावास से छात्र प्लस में आवास, सुधांशु से सुधा प्लस में अंशु, ये तो ए आ वाला हो गया। अब इसी प्रकार ई वाला देखो कि ये ई या ई के बाद में ऐसा ही समान स्वर आ जाए तो बड़ी वाली ई हो जाएगी। देखिए कविंदर में देखिए, कविंदर एक शब्द है, इसका हम देखो भी देखते हैं कि कवि प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए हम कै वह आधा, यानी इसको ई को बाहर निकाल लेंगे तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा अभी। ठीक, और फिर ये ई वाली ई और ये इंद्र, तो ई के बाद ई आ रही है तो बड़ी ई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कविंद्र हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। ठीक, इसी प्रकार अति प्लस में ईव अतीव, महती प्लस इच्छा महती इच्छा। और अब देखिए ऊ या ऊ वाला, ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ यानी समान स्वर आ जाए तो बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। भानुदय, भानु प्लस में उदय, ये देखिए भान देखिए हम इसको देखते हैं कि ये भानुदय, तो इसको लिखते हैं भान प्लस में ऊ, ठीक है छोटा ऊ है, प्लस में ऊ फिर दे, इस शब्द को ऐसे तोड़ लिया हमने। तो ये ऊ और ये ऊ, ये क्या बन गया बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसा लिखते हैं ना बड़ा ऊ को, तो ये क्या हो जाएगा भानु। इस प्रकार से हमें शब्दों को तोड़ना है, संधि विच्छेद समझना है हमें इस प्रकार। बाद में इसको ट्रिक भी बता दूंगा मैं कैसे क्या होता है। अब देखिए लघुतम, लघु प्लस में उत्तम, इसी प्रकार। ठीक, अब देखिए नोट, यदि किसी शब्द में री ऋषि वाला रे तथा स आ जाए तथा इसके बाद न आ जाए, री रे तथा स आ जाए, यदि किसी भी शब्द में री आ जाए, रे आ जाए, स आ जाए, इसके बाद न आ जाए, कोई भी शब्द हो जाए, तो न का क्या हो जाता है न हो जाता है। परंतु इसके बाद इसके बीच है वो च वर्ग तथा तय वर्ग नहीं होना चाहिए। च वर्ग और तय वर्ग को छोड़कर बाकी किसी वर्ग से होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाए, यदि च वर्ग और तय वर्ग आ जाए तो न का न नहीं होगा। जैसे ये शब्द है रामायण, क्या है रामायण, इसमें क्या आ रहा है रे आ रहा है, तो रे आ रहा है। तो अब देखिए इसका जो संधि विच्छेद करेंगे क्या करेंगे, तो राम, राम प्लस में क्या आ जाएगा अयन, क्या आ जाएगा अयन। अब देखिए ये क्या पढ़ा था हमने, किसी शब्द में रे स ये आ जाए तो रे आ रहा है, तो न का क्या हो जाएगा न हो जाएगा। ये देखो न, रामायण, मीरायन रे आ गया किसी शब्द में, तो न का क्या हो जाएगा न हो जाएगा। प्र प्लस में अन, प्र प्लस में देखो रे आ रहा है इसके अंदर, इसके नीचे आ रहा है, तो प्र प्लस में अन प्राण। इस प्रकार से ये बोल रहा है, ये जो लाइन हमने पढ़ी थी नोट का मतलब यही है। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ट्रिक देखिए आप, ट्रिक हम मतलब स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचान सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि पहचानने के लिए शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा को देखें, मतलब एक बड़ी मात्रा होनी, अपन बड़ी मात्रा मिलनी चाहिए एक,
ठीक। अपन कोई भी बड़ी मात्रा दिख जा तो मतलब क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। कोई भी शब्द ले लो थे, मैं थाने जितना उदाहरण बताया बैंक अंदर कोई भी शब्द ले इसको थे, बैंक अंदर क्या है बड़ी मात्रा दिखेगी था। जी हाँ, अब देखा आपा लघुर्मी शब्द है, जैसे लघुर्मी शब्द है तो लघुर्मी यानी ये देखो बड़ा ऊ दिख रहा है तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। देखो गु बड़ा दिख रहा है आपको। विद्यालय में विद्या ध्या, विद्यालय विद्या प्लस में आले, ठीक है। जैसे हमने पीछे और भी शब्द जो पढ़ के आए हैं, कोई भी शब्द ले सकते हो, उसमें बड़ा मात्रा दिखेगी आपको, बड़ी मात्रा दिखेगी। जैसे इसमें तीव तीव दिख रही है, इसमें ये बड़ी ती महती इच्छा में दिख रही है, और इसमें भानुद्य में बड़ा नू दिख रहा है, लघुतम में लघु बड़ा दिख रहा है। मतलब एक मात्री है वो, एक मात्रा है वो आपको बड़ी दिखेगी। तो वो क्या है, इसमें देखिए रामायण माँ बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। मीरायण रा प्राण, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये ट्रिक थी भी इसकी। अब देखिए गुण स्वर संधि, क्या पढ़ेंगे हम, गुण स्वर संधि। उम्मीद करता हूँ दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आ गई होगी। गुण स्वर संधि देखिए आप, यदि देखो भी यदि क्या आ जाए कि ए या आ के बाद में ई या ई आ जाए तो ये ए हो जाता है। ये आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये क्या है ए या ई। आप एक बार करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाए। पहले ये देखिए ए या आ, यदि कोई भी शब्द में ए या आ जाए, व्यंग बाद में ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए आप एक बार, कि ये सुरेंद्र शब्द है, सुरेंद्र है, बाद में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं। सुरेंद्र है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सुर प्लस में इंद्र। अब देखिए कैसे, ये सुर सु इसको मैं ऐसे काट दूं, ये ए बार आ गया, प्लस में ई प्लस में इंद्र। तो देखिए ए के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ए के बाद में ई आ रहा है, हमने पढ़ा था। तो ए के बाद में ई आ रहा है तो क्या हो जाएगी, ये ए हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सु रे, और ओ ए है ना, ये ए, ये इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं दर, ये ए से बन जाएगा सुरेंद्र नाम। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। देखिए सुरेंद्र। इसी प्रकार महेंद्र, महा प्लस में इंद्र, इसी प्रकार हमें करना है। इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, अपनी सिंपल भाषा के अंदर अभी इतना समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कि ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, बाहोद्य जैसे शब्द है, बाहोद्य जैसे शब्द है तो भाव प्लस में उदय। अब देखिए भाव वह, इसको हम ऐसे लिख देंगे है, प्लस में ऊ प्लस में दे। तो ए के बाद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो ए के बाद में ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ हो जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, भाव। ओ को हम ऐसे लिख सकते हैं भावोद्य। इस प्रकार से हमें संधि विच्छेद करना है, ठीक है। इस प्रकार से हमें संधि विच्छेद करना है, और ये संधि हमने समझनी है कि ये कौन सी संधि है। वैसे मैं ट्रिक बता दूंगा इस संधि की समझने की, लास्ट में बता दूंगा। ये तो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम ट्रिक देखेंगे, सीधा ही ट्रिक नहीं देखेंगे। पहले हमें समझना है कि ये किस प्रकार से बनते हैं शब्द, ठीक है। इसी प्रकार से महोदय शब्द है तो महा प्लस में उदय वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने बाहोद्य का समझा था। इसी प्रकार महोत्सव है, महा प्लस में उत्सव। इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें एक मात्रा दिख रही है, यानी आपको गुण स्वर संधि होगी, ठीक। अब देखिए ये दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ए या आ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। देखिए सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। देखिए सप्त ऋषि को हम जैसे सप्त ए और री अर और सी, तो क्या हो जाएगा, ये अर हो जाएगा, यानी सप्त ऋषि हो जाएगा। इस प्रकार से हमें समझना है। इसी प्रकार जैसे वर्षु ऋतु यानी वर्षा प्लस में ऋतु। ये देखो तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हमने ट्रिक देखी है कि गुण स्वर संधि की क्या ट्रिक है। गुण स्वर संधि पहचानने के लिए आपको शब्द के ऊपर एक मात्रा देखने को मिलेगी। शब्द के ऊपर एक मात्रा आपका लगभग 99% सही हो जाएगा। जैसे भारत इंदु, तो भारत प्लस में इंदु, देखिए ऊपर क्या है, एक मात्रा है। महोदय,
महोदय में भी एक मात्रा है, सुरेंद्र में भी एक मात्रा है, नरेंद्र में भी आपको ऊपर एक मात्रा देखने को मिलेगी, तो वो हो जाएगी गुण स्वर संधि। ठीक है। अब देखिए वर्दी स्वर संधि क्या होती है। वर्दी स्वर संधि, यदि ए या आ के बाद में ए या ए हो तो ए हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। और अगर ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो औ हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। मतेकता, मत ए प्लस में ए क्या हो जाएगा, मतेकता। हितेशी, हित प्लस में एसी ही, हित प्लस में एसी ही क्या हो जाएगा, ए। ये यहाँ पे डबल मात्रा आएगी भी ए हो जाएगा। ठीक है। और सदा, सदैव, सदा प्लस में एव, सदैव। इस प्रकार से हमें पढ़ के चलना है तो हमें याद हो जाएगा भी। प्रमोस्द, प्रम प्लस में ओस्द। ये देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस के जैसे एग्जाम में आया हुआ ये। पूर्वोपनिवेशक, पूर्वोपनिवेशिंग तो पूर्व प्लस में औपनिवेशक। ठीक है। ये वर्दी स्वर संधि है। और इसके हम ट्रिक देख लेते हैं कि वर्दी संधि में शब्द में दो मात्रा ऊपर है ना, आपको दो मात्रा ऐसे देखने को मिलेगी, दो मात्रा ऐसे देखने को मिलेगी, तो आपको ये वर्दी संधि हो जाएगी भी हमें। ठीक है। कोई भी शब्द ले, जैसे महोत्सुक्य है तो ऊपर दो मात्रा देखने को मिल रही है आपको। और भी जो शब्द है, इतने जो शब्द हमने पढ़े हैं, मतेकता में ऊपर दो मात्रा, हितेशी में ऊपर दो मात्रा, सदैव में ऊपर दो मात्रा, प्रमोस्द में ऊपर दो मात्रा। ये देखिए ये कौन सी संधि होगी, ये वर्दी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। यण स्वर संधि के अंदर हम देखें, यदि ई या ई के बाद या ऊ के बाद या री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब है कि ये नहीं आने चाहिए, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई या ई के बाद में आए तो वो ये में चेंज हो जाएगा, ऊ या ऊ के बाद में आए तो वह में चेंज हो जाएगा, री के बाद में आए तो रे में चेंज हो जाएगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए जैसे ई या ई के बाद असमान स्वर आ जाए तो ये में चेंज हो जाएगा। देखिए अत्यल्प, अत्यल्प यानी अति प्लस में अलप, अति, अत त प्लस में, इसको हम ऐसे लिखते हैं ई प्लस में ए प्लस में लप। तो ई के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये किस में चेंज होएगा, ये में चेंज हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। देखिए कैसे कि अति प्लस में ए, ई के बाद में ए आ रहा है तो ये बन गया ना अत्यल्प। ठीक है। व्यास, वी प्लस में आस, तो ये देखो वी व प्लस में ई प्लस में आ प्लस में स, तो ई के बाद में आ रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये में चेंज हो जाएगा, यानी व्यास। समझ में आ गया। ठीक है। इस प्रकार से हमें करना है। अत्यधिक, अति प्लस में अधिक। ठीक है। अब देखिए सेकंड, ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो वह में चेंज हो जाएगा। जैसे मधवाल्य तो मधु, मध, इस प्रकार से हम समझेंगे। ऊ प्लस में आ प्लस में ले, तो ऊ और आ गया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वह में। तो तभी ये क्या बनेगा, ये आधा आधा रहेगा, आधा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो वाह और ले, मधवाल्य। इस प्रकार से हम समझेंगे भी शब्दों को, इस प्रकार से हमें करना है। ठीक। अब देखिए री के साथ असमान स्वर आ जाए तो वो रे या मात्रा में चेंज हो जाएगा। जैसे मात्रादेश तो मातृ प्लस में आदेश, पित्रादेश पितृ प्लस में आदेश। इसकी ट्रिक हम देख सकते हैं कि यदि किसी शब्द में आधा यानी आधा य व और आधा रे के बाद आधा वर्ण आए तो यण स्वर संधि होगी, आधा वर्ण आए तो यण स्वर संधि होगी। जैसे य रे ले व, इसके बाद आधा जो वर्ण आए तो जैसे इसमें आधा क्या है, तय से पहले, ये से पहले क्या है, आधा तय है। इसमें वह से पहले क्या है, आधा न है। कौन से भी शब्द में आप देख सकते हो यण स्वर संधि के अंदर, जैसे अत्यल्प में ये से पहले क्या है, आधा तय, ये से पहले क्या है, आधा वह, ये से पहले क्या है, आधा वह। इस प्रकार आप देख सकते हो जो आधा शब्द आए ये ल से पहले तो वो कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। अब देखिए हम आयादी संधि देख लेते हैं। आयादी स्वर संधि,
अयादी स्वर संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ इसके बाद असमान स्वर का मतलब ये शब्द नहीं आने चाहिए, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आ सकते हैं। तो ए है, ए के बाद असमान स्वर आ जाए तो ए में चेंज हो जाएगा, ऐ के बाद आ जाए तो आए, ओ के बाद आ जाए तो आओ, और औ के बाद आ जाए तो आओ। ठीक, ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए चयन शब्द है तो चयन शब्द का हो जाएगा चे प्लस में अन, क्या हो जाएगा, चे प्लस में अन। शयन से प्लस में अन। गायक गेई प्लस में अक। इस प्रकार देख सकते हो आप, ये क्या है, आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि की क्या है कि इसमें लगभग 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर कोई भी मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आप एक प्रकार की ट्रिक समझ सकते हो कि ये कौन सी संधि होगी, आयादी संधि होगी। और इसके जो अयादी संधि में आपको देखने आए, आओ, गे, अक, इस प्रकार से आपको शब्द वो देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे। तो ये कौन सी संधि थी, हमारी अयादी स्वर संधि थी। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है कि विसर्ग के साथ विसर्ग, देखो भी सबसे पहले देख लेते हैं। विसर्ग हम ऐसे लगाते हैं, हिंदी में या संस्कृत में ऐसे लगाते हैं विसर्ग, ठीक है, 2 टिमकी से ऐसे लगाते हैं विसर्ग। ठीक, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग हो। स्वर या व्यंजन, स्वर कौन से होते हैं, ए, आ, ई, या, ई, ऊ, री, ये क्या है, स्वर है। ठीक है, और व्यंजन कौन से, क, ख, ग, घ, अड़, इसी प्रकार च, ट, त, प, ये वो सारे वर्ग, ये क्या है, व्यंजन है। तो ये क्या कहते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग हो तो विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि के जो कई नियम हैं, उसी नियम के आधार पर हम विसर्ग संधि समझने वाले हैं। तो देखिए नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि यदि ओ या रे इसके साथ, ओ या रे के साथ अगर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कैसे, जैसे ये एक वर्ग मान लेते हैं हम, क, ख, घ, क, ख, ग, घ, ड़, ये एक वर्ग है। तो इसका कौन सा वर्ण, जैसे ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, समझ में आ रहा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का ओ और रे के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाए और साथ में ये, रे, ले, वे आए, ये, रे, ले, वे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ओ या रे का क्या हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। ये तो आपका नियम है। ठीक है, ये इतना आपको देखो समझने की, देखो आप समझ भी सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन इसको हम उदाहरण से देख सकते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे ये एक शब्द है मनोबल, क्या है, मनोबल। अब देखिए मनोबल शब्द को हम कैसे करेंगे इस नियम के अनुसार, जैसे मन ओ आ गया, प्लस में ओ प्लस बल, ये शब्द है। तो इसमें देखिए ये तो आ गया ओ, क्या आ गया, ये ओ आ गया। ये देखिए ये कौन सा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, पै वाली का, देसी कैसी, पै, फै, बै, ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण है। तो ओ के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इस ओ का क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा विसर्ग, क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, मनोबल का मन है, जैसे इस प्रकार से करेंगे, ये ऐसे शब्द है, ओ प्लस बल, तो इसका हम लिखेंगे मन है, इसका हो जाएगा विसर्ग प्लस में बल। इस प्रकार से ये इसका संधि विच्छेद होगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो ओ मात्रा है ना उसका विसर्ग बनाना है, बाकी ऐसे का ऐसा लिखना है आपको। ये इसकी ट्रिक है। क्या है इसकी ट्रिक है, जैसे मनोबल,
तो ये मात्रा हटा दो और विसर्ग बना दो, मात्रा हटा दो और इसी तपोवन मात्रा हटाओ तपय प्लस में वन, मनोबल मात्रा हटाओ मनय विसर्ग लगाओ प्लस बल, तपोवन तपय मात्रा की जगह विसर्ग प्लस में वन, निर्गुण नी इसमें क्या आ रहा है रह आ रहा है, निर्गुण में जैसे नी और प्लस में रह प्लस में गुण ऐसे शब्द है, तो रह का हमें क्या बनाना है विसर्ग और नी और प्लस में गुण ऐसे करना है। समझ में आ गया, ये निर्गुण हो गया। आयुर्वेद ऐसी आयुर्वेद करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला नियम है वो समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या है कि आधा स या इस प्रकार से डबल स ये स कहीं भी आ जाए तो आधे वाले सह का आपको विसर्ग बनाना है, आधे वाले सह को क्या बनाना है आपको विसर्ग बनाना है। ये ऐसे नियम आप 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको याद रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये शब्द है निश्चल, तो सह का हम आधा सह आ जाए तो हमें उस सह का क्या बनाना है विसर्ग बनाना है, और बाकी ऐसे का ऐसा निश्चल, इसमें निस्तर आधा सह उसका विसर्ग और नी प्लस में तर, दुशील दू प्लस में सिल एल, ये नियम है इसका कि जो स है उसका विसर्ग बनाना है, बाकी ऐसे का ऐसा, ठीक। वैसे तो हम किताबों में देखें तो उनका मतलब अलग अलग पता नहीं कैसे कैसे नियम है, ये हम सरल से सरल भाषा में समझ रहे हैं, इससे सरल और कोई भाषा इसकी हो ही नहीं सकती नियमों के समझने की। देखिए तीसरा नियम, प्रारंभ में ई या ऊ हो, प्रारंभ में यदि कोई शब्द वो प्रारंभ से ई या ऊ से स्टार्ट हो रहा हो तो विच्छेद करते समय हमें देखिए ई का क्या है विसर्ग, ई प्लस में विसर्ग और ऊ प्लस में विसर्ग। जैसे देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये नीरज है, नीरज हमारा जो शब्द है ये ई से स्टार्ट हो रहा है ना, बड़ी ई, इसमें न की मात्रा लग रही है, तो क्या करना है उस बड़ी ई को तो हम बदल लेंगे छोटी ई में, ये बदल दिया नी, और उसके साथ में प्लस में विसर्ग और बाकी ऐसे का ऐसा लगा देंगे, ठीक है। ये रहा नीरज, नीरज को हम छोटी ई प्लस में विसर्ग, ई प्लस में विसर्ग एल, ये इसका नियम ऐसा करना है, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 4, यदि देखिए ए आ जाए और ए के साथ में विसर्ग हो और प्लस में स्वर हो तो केवल विसर्ग हट जाएगा, हमें केवल विसर्ग हटाना है और कुछ नहीं करना। देखिए अतः प्लस में एव अतएव, तपय प्लस उत्तम तप उत्तम, मनय प्लस में उच्छेद मनोच्छेद, ये इसका नियम है। मतलब ए के साथ में आपको विसर्ग दिख जाए तो उस विसर्ग को हटा के बाकी ऐसे का ऐसा लिखना है, ये नियम नंबर 4 था भाई। नियम नंबर 5 क्या बोलता है कि नियम नंबर 5 क्या बोलता है, ए विसर्ग प्लस में या क या ख प या फ से प्रारंभ होने वाले शब्द आए तो विसर्ग नहीं हटेगा। ये है भी, अगर किसी भी शब्द में ए आ गया ऐसे विसर्ग आ गया और उसके जस्ट बाद में क आ जाए या ख आ जाए या क्या आ जाए प आ जाए या फ आ जाए तो विसर्ग है वो नहीं हटेगा, विसर्ग नहीं हटाना है। जैसे प्रातः है तो क्या आ गया ए विसर्ग आ गया, ए विसर्ग आ रहा है प्रातः, तय के लास्ट में प्लस में के आ रहा है क आ रहा है, तो ये विसर्ग नहीं हटेगा, विसर्ग हमें नहीं हटाना है, जस्ट ऐसे का ऐसा, जैसे प्रातः विसर्ग काल, अधः ए आ रहा है विसर्ग प्लस में पतन तो अधः पतन। ये नियम नंबर हमारा 5 था। अभी ये 5 नियम थे, भी इतने सरल नियम थे, आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं था इन नियमों में 5 में, देखो हम फटाफट दोबारा देख लेते हैं कि क्या करना था हमें। पहले नियम में तो क्या करना था, ओ की मात्रा हटा के उसकी जगह विसर्ग, बाकी ऐसे का ऐसा, ये करना था पहले नियम के अंदर। दूसरे नियम के अंदर हमें क्या करना था, जो स या ये तीनों में से कोई भी स दिख जाए तो उसकी जगह हम विसर्ग लगाना था भाई, ठीक है। और उसी में ऐसे देखो डबल स दिख जाए तो एक स की जगह विसर्ग लगाना था, ठीक है। ये था। नियम नंबर 3 में क्या था कि अगर शब्द के प्रारंभ में हमें बड़ी ई की मात्रा दिख जाए तो उसको क्या करना था, छोटी लगा के और विसर्ग लगाना था, और बाकी ऐसे का ऐसा करना था। ये नंबर हमारा 3 था भाई। और 4 क्या था कि अगर यानी किसी शब्द के यदि किसी शब्द में ए और उसके साथ में स्वर दिख जाए तो उसको ऐसे का ऐसा लिखना था, विसर्ग हटाना था, बस ओनली ऑन, एक ओनली ऑन क्या मतलब केवल विसर्ग ही हटाना था। 5 नंबर में हमें क्या करना था कि 5 नंबर में हमें करना था कि 5 नंबर में हमें करना है कि ए के साथ अगर विसर्ग आ रहा है उसके जस्ट बाद क या ख प या फ आ रहा है,
तो विसर्ग नहीं हटेगा, ऐसे का ऐसा शब्द आ जाएगा। जैसे दे सकते हो प्रातः काल और प्रातः काल, ये इस प्रकार। ये हमारी जो संधि थी विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? यदि स्वर के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, ठीक है, और व्यंजन के साथ स्वर, तो क्या होगा? और व्यंजन के साथ व्यंजन आए तो व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए भी ये परिभाषा थी आपकी। अब इनको हम और सरल तरीके से वैसे व्यंजन संधि देखें तो आपको किताबों में देखो तो समझ ही नहीं आएगी। दीर्घादेश हो जाएगा, आलोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या दे रखा है। लेकिन हम सरल से सरल भाषा में हम देखने जा रहे हैं व्यंजन संधि को। इसी प्रकार हमने विसर्ग संधि को पढ़ लिया, इसी प्रकार हमने स्वर संधि को पढ़ लिया। अब हमारी जो लास्ट है वो व्यंजन संधि है। इसी को हम इसी आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है। कोई भी अनुस्वर का मैं बना देंगे। एक नियम वही है, अपन जठे भी अनुस्वर दिखे न बेन आपा अनुस्वर को बनानो अपन मैं। जैसे मैं थाने बतायो आपा सारों पहला पोत संधि पढ़ी, तो संधि में के बतायो था नहीं यहाँ हो संधि, ठीक है। तो संधि का संधि विच्छेद मैंने किया था सम प्लस में धी। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें व्यंजन संधि होगी। कैसे? क्योंकि यही नियम है, पहला नियम है कि जो भी आपको अनुस्वर देखे उसका हम मैं बना देंगे, वो आधा मैं, ठीक है। ये व्यंजन संधि, यही हमारा पहला रूल है कि पहला नियम है कि जो हम जहाँ भी आपको जो अनुस्वर दिखे उसका मैं बनाएंगे। जैसे संक्षेप है, संक्षेप है तो उसका हम बना देंगे अनुस्वर का आधा मैं प्लस में क्षेप संक्षेप। संलाप है सम प्लस में लाभ। भयंकर है तो भयम प्लस में कर। संकर है तो सम प्लस में कर। ये हमारा पहला नियम, बस यही था भाई अनुस्वर का नियम, यानी पहला नियम। अब दूसरा है कि स्ठ। इस प्रकार से आपको कोई भी दिख जाए, स्ठ दिख जाए ऐसे स्ठ, तो उसको हम बना देंगे श। क्या बना देंगे? श। जैसे देख लेते हैं कि युधिष्ठिर शब्द है तो युधि ऐसे का ऐसे, ये स्ठ ना, स्ठ हम ये श बना देंगे, यानी युधि स्थिर। क्या बना देंगे? स्थिर। और निष्ठुर है तो नी प्लस में स्तुर। ये नियम है, इस प्रकार को ऐसे आप बना देंगे, ठीक है। नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि यदि आदेश स और श के बाद यदि क्रय धातु आए तो आधा स हट जाएगा। क्रय धातु आई जो आधा स हट जाता है, बस स हट जाता है और कुछ नहीं होता। जैसे संस्कृत है तो हमने पहले पढ़ा था कि ये जो अनुस्वर है उसका तो मैं बनाना है, तो बना दिया सम प्लस में क्या है आधा स आ जाए तो स आ जाए, इस स का हट जाएगा बस ओनली ऑन, और क्रय धातु आ जाए तो कृत, बस ऐसे लिखना है। परिष्कृत तो परि प्लस में कृत। संस्कृत तो ऊपर अनुस्वर है उसका तो मैं बन जाएगा, आधा स हट जाएगा और कृत। इस प्रकार से हमें इस नियम के अंदर ये नियम हमें इस प्रकार से ये संधि विच्छेद करना है जी, ठीक। नियम नंबर 4 क्या है कि ये जो स आ जाए, षटकोण वाला स आ जाए तो उसको सलेट वाले स में बदल देना है। ये षटकोण वाला स आ जाए तो सलेट वाले में बदल देंगे। जैसे अभिषेक है तो अभि प्लस में सेक, विषम है तो वी प्लस में सम, परिषद है तो प्री प्लस में सद। बस ये इसका नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 5 क्या है कि आधा च आ जाए, आधा न आ जाए, आधा जय आ जाए, आधा ट आ जाए तो आधे वाले को हम तय में परिवर्तित कर देंगे। ये इसका नियम नंबर 5 है। जैसे सज्जन है तो आधे जय को हम लिख दिया सत प्लस में जन। उन्नत है तो उत प्लस में नत। तट्टिका है तो तत् प्लस में टीका। ये इसका नियम नंबर 5 था। भी नियम नंबर 6 क्या है हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ये जमा आसान है, मतलब जम्मा ही आसान है, वो किंग नहीं, ठीक है। देखो नियम नंबर 6 के तय ने द में बदलना है, तय ने के द में बदलना है। तत् प्लस में यानी तत्काल है तो तद तय का हो जाएगा द और हलंत काल, ठीक है। उत्तम उद प्लस में तम, सत्कार सद प्लस में कार। ये ऐसे आपको करना है जी, ठीक है। नियम नंबर 6 क्या है, सॉरी 7 क्या है, यदि छ यहाँ आ जावा अपने कन अपन यहाँ दिखना मिल जावा च या छ, ठीक है। तो सारों पहला अपन के करना है च ने हटानो है, के ने च ने हटानो है, ठीक।
अगर च हट जावे तो सही बात है, बढ़िया है, अपन संधि हो जाएगी। अगर ना हटे तो क्या करना है, च ने अपन तय में बदलना है। देखो अपन एग्जाम्पलों क्या समझाएंगे, बहुत बढ़िया तरीकों समझाऊंगा। देखो ये देखिए जो शब्द है हमारे पास मात्र छाया, तो मात्र छाया, ये देखिए मात्र छाया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस च को हटाना है। हट जाए तो अच्छी बात है, वरना च का हम तय बना देंगे, ये इसमें बोला है नियम में। तो हटा के देखते हैं, मात्र प्लस में छाया। देखो सही शब्द बन रहे हैं, दोनों के दोनों सही शब्द बन रहे हैं ना, दोनों के दोनों। संधि करते समय हमें जो शब्द है वो सही होने चाहिए भी, ठीक है। मात्र प्लस में छाया तो ये बन रहा है, च को तय बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो हमारा सही है, ठीक। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं हटते। देखो जैसे शब्द है उच्च श्वास, क्या है, उच्च श्वास, उच्च श्वास। तो हम देखो हटा के देखते हैं, उच्च श्वास नहीं हटेगा तो हम च का क्या बना देंगे, तय बना देंगे, उत प्लस में श्वास, क्या बना देंगे, उत प्लस में श्वास। ऐसे था भाई ये, ठीक है। उससे इसी प्रकार तत्शिव, तत् प्लस में शिव, ये इसका था भाई, ठीक। नियम नंबर अब देखिए 8 हमारा क्या बोलता है, तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण को हम बना देंगे पहले वर्ण में, चेंज कर देंगे। और पांचवें को भी, अगर पांचवा आ जाए उसको भी पहले में चेंज कर देंगे। जैसे ग आ जाए, मान लो ग को हम परिवर्तित कर देंगे क में, ड आ जाए तो ड को हम परिवर्तित कर देंगे क में। इस प्रकार से इसको हम बदल देंगे भी, ठीक है। अब देखिए जगदीश, तो ग आ गया तो ग को हम बदल देंगे, ग आ गया, देखो सॉरी जगदीश है, जगदीश, जगदीश है तो द आ गया, तीसरा वर्ण आ गया मान लो द, तो द को हम बदल देंगे त में, तो जगत प्लस में ये ईस। जगन्नाथ न आ गया तो न को हम बदल देंगे त में, जगत प्लस में नाथ। दिगंबर ग आ गया तो दिक प्लस अंबर। इस प्रकार से हमें करना है कि जो तीसरा वर्ण है उसको, तीसरा वर्ण आ जाए उसको तो पहले में, और पांचवा आ जाए उसको पहले में बदलना है। ये हमारा नियम है जी, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारी संधि कंप्लीट होती है अभी सभी की सभी। और नेक्स्ट वीडियो में आपके संधि से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको संपूर्ण संधि बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के साथ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।